नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस तरीके से कार्य करती है अनुच्छेद 74 के तहत, और वह राष्ट्रपति के लिए या भारत सरकार के लिए क्या भूमिका अदा करती है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत प्रधानमंत्री के रूप में उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, और कौन कौन से ऐसे भारत प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया है भारत के संदर्भों में। आइए हम भारतीय संविधान के उस प्रमुख हिस्से पर चर्चा करेंगे जो है भारत का प्रधानमंत्री। आइए दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधान से अगर देखा जाए, प्रधान मतलब होता है प्रमुख, मंत्री मतलब होता है जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, अर्थात सभी मंत्रियों के जो प्रमुख होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। अभी उनको हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले हम प्रमुख अनुच्छेदों को देखेंगे जो भारत प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद संदर्भित है। दोस्तों, प्रमुख अनुच्छेद आपको पता होगा, जो अनुच्छेद 74 है वह मंत्रिपरिषद का गठन, मतलब कि जो अनुच्छेद 74 है उसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को समय समय पर सहयोग एवं परामर्श देने का कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देने के लिए क्या होता है? अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो प्रमुख होता है वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा दोस्तों हमको चर्चा करना है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किया गया है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। वो भी कैसे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो भी प्रसाद पर्यंत। दूसरा बात दोस्तों यहाँ है कि अनुच्छेद 75 कहता है कि जो अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन किसकी परामर्श पे? मतलब जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सारी की सारी नियुक्तियां अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से संबंधित जो प्रावधान होंगे, नियुक्ति संबंधी प्रावधान, वे सब के सब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत रखा गया। बहुत विस्तार नहीं दिया गया भारत के संविधान में अनुच्छेदों को लेकर, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को लेकर। अनुच्छेद 74 75 अगर आपको पता रहेगा तो आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। 74 राष्ट्रपति को सहयोग या परामर्श देने क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद गठन होगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह होगा भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा दोस्तों जो अनुच्छेद 75 है वह कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वह भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वो भी प्रसाद पर्यंत। दोस्तों, जो अनुच्छेद 77 है वहाँ भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, मतलब भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस तरीके से किया जाएगा उससे सभी प्रावधान अनुच्छेद 77 में किया गया है। अनुच्छेद 78 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वह प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है उनसे संबंधित अनुच्छेद 78 परिभाषित दिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति को सूचना देना, मतलब कोई भी योजना या कोई भी नीतिगत कार्य हो रहा है उनसे समय जो भी सूचनाएं होंगी वह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे। किसी भी योजना को या किसी भी कोई भी सूचना हो, मतलब कि राज्य या सरकार संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी वह सारी सूचनाएं वो प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा वो राष्ट्रपति तक पहुंचाए। अनुच्छेद जो 88 दोस्तों वह कहता है सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार, मतलब सदन के जो आदरणीय मंत्री हैं उनके मतलब उनके कुछ अधिकार होंगे, उनसे संदर्भित प्रावधान किया गया है, जबकि इन मंत्रियों को मतलब कि सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख अनुच्छेद जिनकी चर्चा हमने कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी किया था, जो कि सेम है, तो मैं प्रधानमंत्री में भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों अब जो चर्चा होगा वो होगा प्रधानमंत्री को लेकर। दोस्तों एक छोटा सा स्टेटमेंट है, किसी ने कहा है, पहले उसी से हम शुरुआत करते हैं अपने प्रधानमंत्री के परिभाषित को, मतलब प्रधानमंत्री की परिभाषा क्या है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है। दोस्तों आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति दे दी गई है, मतलब भारत संविधान द्वारा, कि प्रधानमंत्री चाहे जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है। मतलब अपने मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री को विचार नहीं करना होता है, अर्थात प्रधानमंत्री जब चाहेगा तब और जैसे चाहेगा वैसे अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। दोस्तों इन्हीं शक्ति के साथ हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटेन, हमने भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकार किया है, जो कि ब्रिटेन से प्रभावित है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ दो प्रकार से दोस्तों, पहला आपका होता है नाम मात्र का, दूसरा होता है वास्तविक।
जो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र की शक्ति मतलब जो नाम मात्र की जो कार्यकारी शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है, जबकि वास्तविक शक्ति भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। नाम मात्र को दोस्तों हम अंग्रेजी में कहते हैं डी ज्योर एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल, और वास्तविक कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव या फिर हेड। मतलब जो दो प्रकार के, एक होता है नॉमिनल, एक होता है हेड। नाम मात्र अर्थात नॉमिनल जो होगा वो होगा राष्ट्रपति, और जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। अर्थात राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो वह राज्य का प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, अर्थात उसको हम नॉमिनल हेड या फिर डी ज्योर एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। और दूसरा होता है वास्तविक या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री या हेड, वह सरकार का प्रमुख होता है। अर्थात सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री को माना गया है, जबकि राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया है। कभी कभी दोस्तों आपने सुना होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनकी तुलना भारत के राष्ट्रपति से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से की जाती है। मतलब जो भारत प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति के समान दिखाई देता है। कभी दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत राष्ट्रपति के साथ किया जाए तो गलत होगा, बल्कि किसके साथ किया जाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री, चूंकि जो वास्तविक शक्ति है वह भारत के प्रधानमंत्री में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। दोस्तों ये थी संधि व्यवस्था जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, नाम मात्र वास्तविक। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या है। दोस्तों मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा कहता है, अर्थात राष्ट्रपति ही है जो किसे नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। आइए समझते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मतलब जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, मतलब जिसकी बहुमत की सरकार होगी, उस दल के नेता को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको नियुक्त करेगा। ठीक दोस्तों, लेकिन यह नियुक्ति प्रसाद पर्यंत होगा। दूसरे दोस्तों हम बात करते हैं उनके निर्वाचन को लेकर। जो प्रधानमंत्री जो निर्वाचन दोस्तों आपको पता होगा कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के सभी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कैसा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक दोस्तों, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा ही चुनकर आया होगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर बहुमत मतलब जैसे मान लीजिए जो भी पार्टी है, अगर वह 100% बाई 2+1 अर्थात अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल अगर 50% प्लस 1 अगर 50% प्लस 1 मत प्राप्त करता है तो वह बहुमत दल के मतलब वह बहुमत उस दल का क्या होगा, उस लोकसभा में बहुमत होगा, और उस बहुमत दल के नेता को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब जिसे भी वो आगे लाएंगे बहुमत दल के नेता के रूप में, वह भारत के प्रधानमंत्री रूप में राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों ये थी कुछ बातें। आइए दोस्तों एक छोटा सा बेसिक जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान में पीएम के नियुक्ति या निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की गई है। मतलब अगर संविधान के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संदर्भित या निर्वाचन के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। मतलब कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, बस इतना सीधा कहा गया है अगर कोई भी प्रत्याशी मतलब कोई भी बहुमत दल है, मतलब कोई भी दल है, अगर वह मेजोरिटी में है 50% प्लस 1 के साथ, तो वह बहुमत उसकी सरकार बहुमत की सरकार कहलाएगी। और बहुमत सरकार अर्थात बहुमत दल के नेता को ही क्या बनाता है, भारत के प्रधानमंत्री रूप में क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अभी स्थिति कुछ और भी आएगी। कभी कभी क्या होता है कि सारे मतलब मान लीजिए सभी दल के मत बराबर हों और सभी मान लीजिए कुछ गठबंधन की सरकार होंगी, कभी सब मिला के मान लीजिए अगर अपने लीडर को आगे लाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया होंगी, उनकी हम चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों तो इस संविधान में पीएम की नियुक्ति या निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। साथ ही साथ किसी भी दल का बहुमत स्पष्ट ना हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई भी दल है और वह 50% प्लस 1 मत को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात कोई भी मान लीजिए दल है, कोई भी चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मतलब जो भी राष्ट्रीय दल है या फिर अन्य सामान्य दल, अगर वे किसी भी दल का अगर बहुमत स्पष्ट नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक पर पीएम की नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति ऐसे नहीं जिसकी चाहे उसे नियुक्ति कर देगा, राष्ट्रपति अपने विवेक पर नियुक्ति करता है। इसका मतलब यहाँ होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार हो, चाहे कोई अन्य सरकार हो, जिससे वो अपने बहुमत को स्पष्ट कर देती है या मतलब कि मान लीजिए उनकी बहुमत स्पष्ट होती है, तो जिस भी दल का उसमें भी देखा जाता है, जिस भी दल का बहुमत स्पष्ट दिखाई देता है तो उस दल के नेता को मतलब उस जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी होगी उस सर्वश्रेष्ठ पार्टी के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार। तो दोस्तों ये बात कही गई है, मतलब जब किसी भी दल का क्या होगा, बहुमत स्पष्ट ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ नियुक्ति और निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो हमने देखने का प्रयास किया। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चूंकि सब कुछ प्रधानमंत्री को चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो सारी बातें प्रधानमंत्री के रूप में ही करेंगे।
दोस्तों अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो भारत के कि मतलब किसके समक्ष अपने शपथ को ग्रहण करता है अन्य मंत्री, तो पता होना चाहिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है, अपना शपथ ग्रहण करता है। पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वह राष्ट्रपति के समक्ष भारत प्रधानमंत्री ग्रहण करता है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है सामान्यतः हम 5 वर्ष मान के चलते हैं, ऐसा कहीं संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन सामान्यतः चूंकि 5 साल का कार्यकाल हमारा होता है, मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह सामान्य स्तर पे 5 साल का होना चाहिए, तो 5 साल का माना जाता है। वास्तव में वह जो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का हमारे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे या फिर उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, वह अपना विश्वास मत खो दे, तो ऐसे समय भी क्या होता है कि प्रधानमंत्री को रिमूव किया सकता है और पूरी मंत्रिमंडल क्या होती है, बर्खास्त हो जाती है। तभी उसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपल में जानना है कि कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और अभी तक संविधान में कोई निश्चित नहीं है कार्यकाल, मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है कि वह कितना होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये थी कुछ हमारे कार्यकाल से कुछ बातें। अब दोस्तों अब आपको पता होगा कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, शपथ भी राष्ट्रपति समक्ष ले रहे हैं, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक, तो त्यागपत्र की जो प्रक्रिया है वह भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री देखता है, अर्थात प्रधानमंत्री का जो त्यागपत्र है वह भी राष्ट्रपति के समक्ष ही दिया जाता है। आइए दोस्तों हटाने संबंधी हम प्रावधान को देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को हटाने संबंधी प्रावधान हो तो इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों को पता होगा जैसे हमको बस सिंपल में जानना है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है, या विश्वास मत खो देने पर, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सदन में, ठीक है, अपना विश्वास मत मान लीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास का प्रस्ताव लाने पर क्या होगा, अब वो अपना विश्वास मत अगर नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो उन्हें मतलब क्या अपने पद का त्याग करना पड़ता है। साथ ही साथ या फिर उस पार्टी का बहुमत सिद्ध ना होने पर, अर्थात बहुमत अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल क्या कर सकते हैं, समाप्त मान लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हटाने संबंधी प्रधानमंत्री की क्या है प्रावधान। फिर दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के वेतन संबंधी कौन कौन से प्रावधान है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा नियुक्ति कैसे होती है, मैंने आपसे बता दिया। ठीक, निर्वाचन क्या होता है, आराम से 50% +1, मतलब कि अगर बहुमत दल अगर किसी को भी अगर बहुमत चाहिए तो 50% और +1 मतलब 50% प्लस अगर 1 मतलब एक एक्स्ट्रा अगर मत उसको मान लीजिए 500 मत है, अगर 500 में कोई भी 251 मत प्राप्त करता है तो वह बहुमत दल उसकी कहलाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया 50+1। दोस्तों ये था क्या, हमारे हटाने संबंधी प्रावधान। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के वेतन संबंधी कौन कौन से प्रावधान है। दोस्तों अगर हम वेतन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने सांसद हैं, सांसद के समान ही प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है, लेकिन कुछ अधिकार क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है वह अन्य सांसदों से क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा कद हो जाता है। आइए देखते हैं। तो इनका जो वेतन है वो सांसद के समान ही वेतन मिलता है, शायद वर्तमान में 3000 समथिंग कुछ कहा जा सकता है। भत्ता एवं एक्स्ट्रा चार्ज, अगर भत्ता एवं एक्स्ट्रा चार्ज की बात करें तो अन्य सांसदों से मतलब अलग करता है, मतलब कि प्रधानमंत्री के जो भत्ते हैं, स्वास्थ्य सेवा हो गया, आवास हो गया, फिर अन्य भी सुविधाएं होती हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं जो अन्य सांसदों से थोड़ा अलग करता है भारत प्रधानमंत्री को, वो उससे भी पता लगा सकता है कि जो प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है वह कहीं न कहीं सांसदों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, उनकी जो कार्य शक्ति जो होती है वह भी अन्य सांसदों की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। साथ ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वेतन जो प्रधानमंत्री या अन्य सांसद के जो वेतन होते हैं वह कहाँ से उनको मिलता है, वेतन संसद द्वारा तय करता है, मतलब कि प्रधानमंत्री या अन्य सांसदों का जो वेतन हुआ वह भारत के संसद द्वारा तय करता है कि उनका वेतन क्या होगा, उनकी भत्ता या उनकी सेवाएं क्या होंगी। तो ये था दोस्तों वेतन प्रावधान जो भारत प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के संदर्भों में हम देख सकते हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं उनकी योग्यता को लेके कि मतलब वह कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है, या ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अपनी उम्मीदवारी घोषित कर सकते हैं। दोस्तों आज चर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री पद पर आना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब अगर हम लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के भी सदस्य हैं तो हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर सकते हैं, उम्मीदवार के रूप में घोषित माने जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों,
आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी 1966 में इंदिरा गांधी और 1996 में देवगौड़ा और तथा मनमोहन सिंह 2004 से 2004 तथा 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। मतलब इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ये तीनों कहाँ से थे? इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ये तीनों आपको पता होना चाहिए 1966, 1996, 2004, 2009 में ये तीन के तीनों सदस्य राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा तथा मनमोहन सिंह ये कहाँ से थे? राज्यसभा के सदस्य थे। दोस्तों, जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना होने पर, ऐसे मान लीजिए किसी भी मतलब कि लीडर को अगर हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का, मान लीजिए वो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, और फिर भी अगर उनको हम लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उनको हम प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। अगर उन्हें अपने प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों को अगर अपने पद पे बने रहना है तो उनको 6 महीने के अंदर यह सिद्ध करना होगा कि वह लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। मतलब उनकी सदस्यता क्या होगी दोस्तों? अनिवार्य होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी आयु को लेकर। जो लोकसभा का, अगर हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा के रूप, अगर हम लोकसभा के सदस्य हैं तो हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो दोस्तों होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में कम से कम हमारी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे जितना हो। जबकि राज्यसभा के अगर सदस्य के रूप में अगर हम हैं तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। तो ही हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अर्थात लोकसभा के सभी सदस्यों को, अर्थात अगर देखा जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या सांसद बनने के लिए हमको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी दोस्तों? 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा से न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। आयु की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। मतलब कोई भी अगर 95 साल का है तो भी सांसद बन सकता है, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात कई बार हम पीएम बन सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार हमने कहा था राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, ना आयु सीमा है अधिकतम, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के लिए भी हम जितनी बार चाहें उतनी बार प्रधानमंत्री भारत का बन सकते हैं, और जितनी बार चाहें उतनी बार हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के लिए आगे आ सकते हैं। और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, ना तो कोई उम्र की सीमा है, ना कोई उनके कई बार बनने की सीमा है। जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ प्रधानमंत्री से संबंधी योग्यताएं। हमने वेतन देख लिया, हमने हटाने से प्रावधान देख लिया, त्यागपत्र देख लिया, कार्यकाल, शपथ, नियुक्ति और निर्वाचन और संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य को। प्रधानमंत्री की को कौन-कौन शक्तियाँ और कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं। दोस्तों, हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के संबंध में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, राष्ट्रपति के संबंध में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, संसद के संबंध में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, और अन्य संबंधों में भी कुछ शक्तियाँ हम देखने को हमको मिलता है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या-क्या शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, अगर मंत्रिपरिषद के संबंध में हम प्रधानमंत्री की शक्ति का बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता होता है वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न होता है। मतलब मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक अगर होगी तो उसका जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। मतलब भारत की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही क्या होगा? किसी भी मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होगी। दूसरी बात दोस्तों हमको जानना है, आपको पता होगा विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो जिस मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, उन मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय देना तथा उसमें फेरबदल करने का जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में, मतलब प्रधानमंत्री चाहे तो उन्हें किसी भी विभाग का मंत्रिमंडल सौंप सकता है, मतलब मंत्रालय सौंप सकता है। साथ ही साथ उनके पद में भी क्या कर सकता है? फेरबदल कर सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये शक्ति भी देखने को मिलता है भारत की प्रधानमंत्री के, मतलब मंत्रिपरिषद के संबंध में। तीसरा दोस्तों को ध्यान देना है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद प्रदत्त की जाती है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, वो भी कब तक? प्रसाद पर्यंत तक के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमको ध्यान देना दोस्तों, पीएम पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि हमारा मंत्रिमंडल सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है और वह मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपना त्याग पत्र देकर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री है तो मैंने अभी चर्चा किया था, प्रधानमंत्री है तो मंत्रिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ मंत्रिपरिषद में ताकत दी गई है कि प्रधानमंत्री अगर अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त होना पड़ता है, समाप्त होना पड़ता है। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब चूंकि दोस्तों प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री प्रमुख है तो वो जो चाहेगा वही मंत्रिपरिषद में होगा, अन्यत्र कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि किसी मंत्री को त्याग पद देने के लिए, मतलब अगर कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय या कानून से संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से त्याग पद देने के लिए कह सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि मतलब कि यह जो मंत्रिपरिषद सदस्य है यह सही तरीके से मंत्रिमंडल के कार्यों का या मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप या उनके द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जा रहे हैं उसमें वो मतलब उनको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति से मतलब कि परामर्श करके भी उन्हें बर्खास्त करवाया सकता है। किसको? जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे या फिर जो भी मतलब मंत्री होंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमको जो चर्चा करना वो है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो दोस्तों क्या होता है, उस समय भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जबकि अन्य मंत्रियों की मृत्यु या पद त्याग से केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आइए समझते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अन्य मंत्री जिनको नियुक्त करता है सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, अगर उनके स्थान पर वो रिक्त स्थान मान लेता है और भारत का प्रधानमंत्री चाहेगा तो वह उस रिक्तता को भर सकता है अपने मतलब दल के किसी भी सदस्य के रूप में, किसी को भी। ठीक है दोस्तों, तो उस रिक्तता को भरने की ताकत किसको होती है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री को होता है। जो स्वतंत्र होता है उस मतलब उस जो खाली स्थान जिसकी मान ली किसी मृत्यु हो गई और किसी ने मान ली त्यागपत्र दे दिया अपने पद को लेकर, तो जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उसको भरने का अधिकार भारत प्रधानमंत्री को होता है और वह स्वतंत्र होता है, जिसे चाहे उसे उसका सदस्य बना सकता है। दोस्तों ये थी मंत्रिपरिषद संबंध में भारत प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां एवं कार्य। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में, मतलब राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री का क्या शक्ति और कार्य है जो राष्ट्रपति में करने का प्रयास करता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। दोस्तों आपको पता होगा नियुक्ति संबंधी सलाह प्रधानमंत्री देता है। जैसे मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, वित्त आयोग, मतलब जितने भी बड़े प्रशासनिक पद हैं, अगर उनकी नियुक्ति या राजनीतिक पद हैं उनकी नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का सलाह उसमें अनिवार्य है। अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उन सभी सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कि महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, संघ लोक सेवा आयोग आदि। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि नियुक्ति संबंधी सलाह प्रधानमंत्री किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को। कहीं न कहीं राष्ट्रपति के विचार संबंध में शक्ति हो गई। दूसरा दोस्तों, योजनाओं के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराना। जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा के सहयोग से अगर कोई भी नीति या योजना बनाई जा रही है तो उस योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति को अवगत कराने का काम, उनको जानकारी देने का काम कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री। कहीं न कहीं अनुच्छेद 78 का प्रयोग भी करता है, अर्थात अनुच्छेद 78 ये जरूर से कर्तव्य को परिभाषित करता है। ठीक दोस्तों, तो योजनाओं के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराना, यह प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति संबंध में कार्य एवं शक्ति है। अगला दोस्तों है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो डायलॉग्स या जो संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उसके बीच का जो मध्यस्थता करता है वह होता है भारत प्रधानमंत्री। मतलब भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थता करने का काम करता है। उनके बीच जो संवाद की कड़ी है उसका प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। उनके बीच कोई भी मामला अगर आता है तो। दोस्तों ये था राष्ट्रीय संबंध में कुछ प्रधानमंत्री की शक्तियां। दोस्तों हम चर्चा करेंगे संसद के रूप में कि संसद के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री रूप में उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनका क्या कर्तव्य है। दोस्तों ये चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का सत्र बुलाता है, अर्थात बैठक बुलाता है, संसद की बैठक को समाप्त करता है, साथ ही साथ संसद को मतलब लोकसभा को विघटित भी करने संबंधी जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही करता है। अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और विघटन संबंधी जो प्रक्रिया है वह भी परामर्श के आधार पे ही किया जाता है। किसके परामर्श पे, प्रधानमंत्री की परामर्श पे। ठीक दोस्तों, तो राष्ट्रपति को जो संसद का सत्रावसान है, सत्र बुलाना है या विघटन करना है, वे सब के सब प्रधानमंत्री की परामर्श पे राष्ट्रपति करता है। दूसरा दोस्तों है प्रधानमंत्री
सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मतलब प्रधानमंत्री जो है वह संसद में, मतलब जो संसद का जो सभा पटल है उस पर सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका घोषणा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। जो भी सरकारी नीतियां, सरकारी योजनाएं या सरकारी नीतियां बनाते हैं उनकी घोषणा करना उनका कर्तव्य है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता है, यही कारण है और एवं संपूर्ण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। मतलब प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता होता है एवं जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो बनाई गई मंत्रिमंडल है, वह क्या होती है? वह लोकसभा के प्रति क्या होती है? संपूर्ण लोक मंत्रिमंडल लोकसभा प्रति क्या होगी दोस्तों? उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमको चर्चा करना है कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न होता है। अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा संसद के अंदर सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। मतलब सरकार का जो प्रतिनिधित्व है या गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह कौन होता है दोस्तों? वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट दोस्तों हमको जो चर्चा करना वो है कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अर्थात अगर सिंपल देखें तो अगर मुख्य रूप से देखें तो जो प्रधानमंत्री है वह मोटे तौर पे क्या है? सरकार का मुखिया या सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें जो संसद के संबंध में हमने देखने का प्रयास किया। दोस्तों अब कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जो प्रधानमंत्री को दी गई हैं। आइए हम उन्हीं अन्य शक्तियों की चर्चा करते हैं आपसे। दोस्तों को पता होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मतलब अगर बात करें कि जो मुख्य प्रवक्ता होता है, ठीक है, मतलब जो प्रमुख नेता होता है वह होता है केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगर कभी को क्वेश्चन आपसे पूछे केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है तो आप कहोगे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला हमको जानना है कि प्रधानमंत्री आपातकाल काल दौरान राजनीतिक स्तर पे आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए जो आपातकाल है, जैसे वर्तमान में हम कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं, तो इस समय एक तरह से आपदा ही है, ठीक है? तो अगर हम कहें तो जो प्रधानमंत्री होता है वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पे क्या होता है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। अगर कोई भी डिजास्टर अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसका जो प्रमुख होगा वह कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक तरह से कोविड-19 जो है पेंडेमिक है, महामारी है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे लिए आपदा का ही विषय है और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अगर देखा जाए इस पे बढ़-चढ़ के हिस्सा कौन ले रहा है? भारत का प्रधानमंत्री। और वही क्या होता है? प्रमुख भी होता है। तो दोस्तों पीएम आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पे आपदा प्रबंधन क्या होता है? प्रमुख होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमको चर्चा करना है कि प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। अगर आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं क्या होता है? प्रमुख होता है। जबकि प्रशासनिक स्तर पे, जबकि अगर राजनीतिक स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक स्तर पे क्या होता है? प्रमुख होता है। दोस्तों अगला जो हमको चर्चा करना वो है प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जैसे राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उनको विशेष या मूर्त रूप देने में जो भूमिका होती है वह भारत के प्रधानमंत्री की होती है। ठीक दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमको जानना है यह कुछ अन्य कार्य हैं जो प्रधानमंत्री को सौंपे गए हैं। ठीक दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों और कि प्रधानमंत्री योजना आयोग, जिसे हम वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, ठीक दोस्तों, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं अंतर्राज्यीय परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। अगर दोस्तों आपसे बात करें कि प्रधानमंत्री किन 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 संस्थाओं का अध्यक्ष होता है, तो मोटे तौर पर देखा जाए दोस्तों तो जो प्रधानमंत्री होता है वह योजना आयोग, जिसे हम वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया एवं अंतर्राज्यीय परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। अर्थात भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के रूप में ही इन सब की क्या होती है? इन सारी योजनाओं को संपन्न, इन सारे परिषदों को या इन सारे संस्थाओं को संपन्न किया जाता है। दोस्तों अगर हम अगली चर्चा करें तो अगली चर्चा है कि जो प्रधानमंत्री होता है
वह देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच किस प्रकार से समन्वय बना रहे, इसमें जो भूमिका अदा करता है वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। अर्थात भारत प्रधानमंत्री के द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। ये थी कुछ प्रमुख कार्य। अगला दोस्तों हमको जानना है, अब क्योंकि ये सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है, भारत प्रधानमंत्री कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो भारत प्रधानमंत्री होता है उसे ही सत्ताधारी दल का नेता माना गया है। अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वह अपने जो सत्ताधारी मतलब जो बहुमत दल का जो सरकार होती है उसका प्रमुख नेता के रूप में कौन काम करता है, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों ये थे संसद के संबंधी कार्य, राष्ट्रीय संबंध में कार्य, मंत्रिपरिषद एवं अन्य कार्यों को हमने देखने का प्रयास किया। दोस्तों आपको पता होगा कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री भारत में बने हैं जो एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किए थे, लेकिन अचानक ही उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको मतलब उनको भारत प्रधानमंत्री के रूप में क्या होता है, उनको बुलाया जाता है कि आइए आप भारत का नेतृत्व करिए। अभी तक जो राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, आइए उन्हीं मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं जो अब तक भारत प्रधानमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है 6 लोग ही हैं जिन्हें भारत प्रधानमंत्री के रूप मतलब ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं 6 लोग जिन्हें भारत प्रधानमंत्री के रूप में भी क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन-कौन से लोग हैं। दोस्तों पहला व्यक्ति नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों को इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोरारजी देसाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी थे। अभी तक हमने देखा कि अभी हम चर्चा करेंगे कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद को ग्रहण किए थे। दोस्तों को पता होना चाहिए कि जो मोरारजी देसाई थे वह एक गैर कांग्रेसी थे, मतलब गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किए थे। जबकि थे कौन वो? किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। दूसरा दोस्तों चरण सिंह और बीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह आप नाम सुने होंगे, नरसिम्हा राव। दोस्तों नरसिम्हा जो राव हैं, नरसिम्हा राव जो हैं वो भारत के प्रथम दक्षिणी नेता थे। मतलब दक्षिण से अगर देखा जाए कोई अगर दक्षिण का कोई प्रधानमंत्री है तो वह पहले दक्षिणी नेता प्रधानमंत्री थे, वे थे नरसिम्हा राव। साथ ही दोस्तों हमको चर्चा करना है एच.डी. देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी ये 6 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था राज्यों में और बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये सामने आए। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। दोस्तों हमको चर्चा करना है, अब हम थोड़ा-सा सिंपल में आपसे जानना मतलब आपको बताना चाहेंगे कि वे कौन-कौन से भारत प्रधानमंत्री हैं जो भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और कब से प्रधानमंत्री का पद चल रहा है। साथ ही साथ भारत के उप प्रधानमंत्री को जानेंगे। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत में के उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई मतलब संविधान में भारत के उप प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है, वो औपचारिकता बस उसको हम बना दिए हैं। प्रधानमंत्री की बात हम पढ़ ही चुके हैं अनुच्छेद 75 जो है। साथ ही साथ दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं भारत प्रधानमंत्री क्रम के बारे में। दोस्तों को पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक अपना कार्य करते हैं, फिर उनका निधन हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, निधन होने के बाद क्या होता है कि गुलज़ारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं 1964 से 1964 तक। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं, उनका भी निधन 1966 में हो जाता है। निधन होने के बाद फिर दोबारा गुलज़ारीलाल नंदा को भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों हमको जो जानना है वो जानना ये है कि दोस्तों जो मोरारजी देसाई थे वह प्रथम गैर कांग्रेसी थे 1970 से लेकर 1979 तक। जब 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, दोस्तों क्या होता है कि नीलम संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि भारत राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा चरण सिंह जो कि गठबंधन की सरकार होती है, चरण सिंह की गठबंधन की सरकार होती है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पहला विवेक का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा पहली बार स्वयं विवेक का प्रयोग कब किया गया किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में, दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा अपने पहली बार स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है और गठबंधन की सरकार होती है, चरण सिंह उसके नेता होते हैं जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री 79-80 के समय बनाया जाता है। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी 1980 से 84 होती है, उनका भी निधन हो जाता है। दोस्तों जैसे ही उनका निधन होता है दोस्तों तो हम देखते हैं कि जो ज्ञानी जैल सिंह होते हैं, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, उनका कहना था कि हम कार्यवाहक प्रथा के रूप में मतलब आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो उसमें क्या होता है कोई ना कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाता था। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा राजीव गांधी के संदर्भ में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं घोषित करेंगे, हम सीधे राष्ट्रपति के मतलब प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त करेंगे। दोस्तों यही कारण था कि राजीव गांधी को
ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कार्यवाहक प्रथा की अनदेखी करते हुए उन्हें सबसे युवा प्रधानमंत्री रूप में क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री उनको नियुक्त कर दिया गया 84 से 89, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों 2 व्यक्ति और हैं जिनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है कि वे कौन से 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में मतलब विश्वास मत हारने के बाद त्यागपत्र दे दिए थे। दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच डी देवगौड़ा, ये 2 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने क्या किया था, लोकसभा में हारने के बाद अपना त्यागपत्र दे दिए थे। साथ ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ऐसे कौन से दक्षिण के या साउथ के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव। साथ ही साथ दोस्तों सबसे कम दिन के लिए अगर आपसे प्रश्न पूछे मान एग्जाम में सबसे कम समय के लिए भारत प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 से 1996 केवल 16 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनके लिए कुछ मतलब क्यों इनको 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया और क्यों लोगों का कार्यकाल इतना कम देखने को मिल रहा है, आइए हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 से अब तक वो भारत प्रधानमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री की। दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी भारत के उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा नहीं की गई है, यह एक औपचारिकता बस है जिनको पद के रूप में दिया गया है। दोस्तों जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी चर्चा आप गुजरात में देखते भी करंट अफेयर बना हुआ था। तो 1947 से 1950 साथ ही साथ दोस्तों मोरारजी देसाई जो भारत के दूसरे नंबर के क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से लगभग 6 सदस्य ऐसे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एवं जगजीवन राम, वाई बी चौहान, देवीलाल 2 बार बन चुके हैं 1989 से 1991 तक, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अंतिम हम उप प्रधानमंत्री मान सकते हैं 2002 से 2004। उसके बाद उप प्रधानमंत्री के पद को देखने को नहीं मिलता है अभी तक हमारे सरकार के द्वारा। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें जो हमने चर्चा की। दोस्तों अभी आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था कि कोई 1 साल के लिए सरकार बना रहा है, कोई 2 साल का किसी की सरकार गिर जा रहा है, किसी के मतलब लोकसभा का विघटन हो जा रहा है, किसी का विश्वास मत खो दे रहा है, कोई अविश्वास किस पर लाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1980 में एक कानून लाया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है 1980 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने से पूर्व बहुमत सिद्ध अनिवार्य नहीं होगा। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहुमत का दल का अगर नेता है, अगर वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रधानमंत्री बनने से पहले अपना बहुमत सिद्ध नहीं करना होगा। दोस्तों यही कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीएम नियुक्त मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व बहुमत सिद्ध अनिवार्य नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा यही कारण था कि चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल एवं दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, 1980 के ही कानून का प्रयोग किया और उन्होंने जैसे मतलब प्रधानमंत्री के मतलब जब किसी का बहुमत स्पष्ट नहीं हो पाया तो जो सामने आ पाया वही क्या हो गया, भारत प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो जो जितने दिन के लिए पाया उतने दिन क्या किया, अपने आप को प्रधानमंत्री बना लिया थोड़े-थोड़े समय के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें संशोधन किया गया 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सदन का सदस्य 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, ये तो हाई कोर्ट ने था, तो लोग धड़ाधड़ प्रधानमंत्री बनते चले गए। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सदन का सदस्य 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन समय अवधि तक सदस्यता अनिवार्य है। मतलब कहने मतलब यह है कि कोई भी भारत का मतलब किसी भी सदन का अगर कोई सदस्य अगर वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, उसे सदस्यता मतलब दिखाना अनिवार्य है। अगर वह अपना सदस्यता सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ेगा और पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं जो हमने आज देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। दोस्तों इसको 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं कुछ पुस्तकों का नाम बता दे रहा हूँ, उसको आप राइट डाउन करिएगा, हो सकता है वो आपको बेहतर समझ में आ जाए। लेकिन इसको वीडियो को 1-2 बार जरूर सुनिएगा। लक्ष्मीकांत एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बेयर एक्ट अगर आपके पास होगा तो कुछ अनुच्छेदों को आप देख, जिससे मैंने आपसे चर्चा की, अनुच्छेद 75, 74, 78, 88 और साथ ही साथ एक सामान्य पुस्तक होती है लूसेंट, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसको भी एक बार आप राइट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों का भी, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।